गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, क्लास 9th आरबीएसई बोर्ड का हमारा साइंस चल रहा है, जिसमें चैप्टर 5 सेल अभी हम स्टडी कर रहे हैं। आज हम स्टडी करेंगे पार्ट 7। हमने पार्ट 6 तक इसमें स्टडी कर लिया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में जा कर के मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में आपको पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मिल जाएगा, और 7th आज हम स्टडी कर रहे हैं। और आज हमारा जो स्टडी का टॉपिक है बच्चों, वो है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके पहले का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा लेमा को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अब ये चीज़ होता क्या है, पहले वो आप देख लीजिए। पहले भी मैंने आपको सेल में बताया है कि चाहे हम एनिमल सेल की बात करें, यदि हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं या फिर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, दोनों ही सेल में जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे एनिमल सेल है, एनिमल सेल डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के तीनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर होता है और इसके बीच बीच में सेलुलोज पाया जाता है। इसमें भी जो ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो अंदर वाला लेयर है, ठीक है ना, फर्स्ट मेम्ब्रेन, उसको हम प्लाज्मा लेमा बोलेंगे, या फिर इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, अंदर वाली लेयर को। और उसी तरीके से एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में भी 2 डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और जो इसमें अंदर वाली जो लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, आज हमको पढ़ना क्या है कि इस सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टर क्या होता है। इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, और दूसरी चीज़ हम जानेंगे कि ये बना कैसे है। ठीक है ना, ये सेल मेम्ब्रेन जो है, इसका मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये किस तरीके से बना है। अगर हम किसी घर की बात करें तो घर बन करके तैयार है, मान लीजिए कोई वॉल है, ठीक है ना, कोई दीवार है, वो बन करके तैयार है, तो ये इस दीवार के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं। ठीक है, हमने ईंट इस्तेमाल किया है, सीमेंट इस्तेमाल किया है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल किया है, वो बना कैसे है दीवार, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसी तरीके से जैसे मैं आपको दीवार को बता रही हूँ, उसी तरीके से हम सेल मेम्ब्रेन जो ये हमारा है, ये सेल मेम्ब्रेन कैसे बना है, इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिनका अलग अलग मत है, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे आज। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इसके कुछ हम कैरेक्टर्स देखते हैं। पहली बात, हमारा फर्स्ट कैरेक्टर हमारा ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये काफ़ी थीन होता है, यानी कि एकदम ये पतला होता है, बहुत ही बारीक होता है, पतला होता है। दूसरा इसका नेचर है बच्चों कि ये जो होता है, ये इसको हम आर पार देख सकते हैं, यानी कि ये क्या होता है, इसका नेक्स्ट नेचर जो है ये ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना, ये बच्चों ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि हम इसके आर पार देख सकते हैं। थर्ड इसका नेचर होता है कि ये इलास्टिक नेचर का होता है। इलास्टिक नेचर क्या होता है बच्चों, कि हम इसको रबड़ की तरह से खींच करके और छोड़ेंगे तो ये वापस अपने शेप में आ जाता है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर इलास्टिक नेचर पाया जाता है। ठीक है, चौथा इसका कैरेक्टर है कि ये जो होता है, इसमें रीजनरेशन का कैरेक्टर्स पाया जाता है। रीजनरेशन का कैरेक्टर्स का मतलब है कि यदि इस सेल मेम्ब्रेन में यदि यहाँ से कट जाता है, ठीक है, तो ये अपने आप अपने खुद से ही ये क्या कर लेता है, रिपेयर कर लेता है, यानी कि वापस कटे हुए भाग को ये जनरेट कर लेता है। तो इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन की कैपेसिटी। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर होता है, सबसे मेन कैरेक्टर इसका ये होता है कि इसका जो नेचर होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का होता है। परमिएबल, ठीक है, इसमें सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का होता है, यानी कि इस सेल के अंदर क्या चीज़ जा सकता है और इस सेल से बाहर क्या चीज़ आ सकता है, वो ये सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है कि क्या चीज़ इसके अंदर जाएगा और क्या चीज़ इसके यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी जर्म्स आते हैं, कुछ भी इसके अंदर एंटर कर जाएगा सेल के अंदर, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या चीज़ आएगा और क्या चीज़ इसमें से बाहर जाएगा, ये सिर्फ ये डिसाइड करेगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन से परमिशन लेकर के ही कोई चीज़ अंदर आ सकता है और जा सकता है, और सेल मेम्ब्रेन भी सबको अलाउ नहीं करता है, ये उनमें से सेलेक्ट करके जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको लाएगा, और जो इसमें से वेस्टेज हैं उनको बाहर निकालेगा। तो सेलेक्ट करके ही चीज़ों को इन और आउट करता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो होता है एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का रोल यहाँ पर अदा करता है। ठीक है, उसके अलावा अब हम स्टडी कर रहे हैं कि जो हमारा ये सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि जो हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है,
ये एक, इसको हम एक यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। अब यूनिट मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं बच्चों, जब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो अपने क्लास 9th की बुक अपने सामने रख लीजिए आप, और 9th के साइंस की बुक में आपके पेज नंबर 81 पर ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना, तो सामने रख लें, तो वहाँ से आपको स्टडी करने में हेल्प मिलेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है मेनी सेलुलर ऑर्गेनल्स ऑफ अ यूकैरियोटिक cells such as chloroplast, mitochondria, Golgi apparatus, nucleus, endoplasmic reticulum, lysosome, peroxisome are enclosed by the unit membrane। कहने का मतलब यह है कि सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, आपने सेल मैंने आपको बताया था अच्छी तरीके से, प्लांट और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, तो आपने देखा था कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लांट सेल में देखें हम तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, बहुत सारे ऐसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये सब जो स्ट्रक्चर होते हैं इनका भी जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन का मैन्युफैक्चर यानी कि वो बना कैसे है, उस मेम्ब्रेन के बनने का जब हम देखते हैं उसका मैकेनिज्म देखते हैं, तो उसका मैकेनिज्म और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन कैसे बना हुआ है, दोनों मेम्ब्रेन के बनने का सेम है, यानी कि एक जैसी एक ही मटेरियल से, एक ही चीज़ों से, और बिल्कुल सेम इनका स्ट्रक्चर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, यूनिट मेम्ब्रेन है, एक यूनिट है, क्योंकि सब जगह एक जैसा ही इनका मैन्युफैक्चर होता है। यानी कि हम कहें अगर ये कि ये प्रोटीन से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, ठीक है ना, लिपिड से बना है, तो ये भी जिस तरीके से बना है ये भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बना है। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है ये भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बना हुआ है, ठीक है ना, तो सब एक जैसे ही बने हुए हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये एक यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो है, ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, यूनिट मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है इसको, ये आपसे पूछा जाएगा, तो आप बोलेंगे कि अंदर सेल के अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका भी मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो है, इन सब दोनों का ही स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है ना, एक जैसे ही ये बने होते हैं, इस वजह से इनको यूनिट मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, कि ये जो हमारा जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान रखिएगा आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, हम प्लांट एनिमल सेल ये बना लेते हैं, एनिमल सेल के जो अंदर वाला ये मेम्ब्रेन है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा बना कैसे होता है, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो बच्चों इसके स्ट्रक्चर के बारे में दो इसमें मत दिए गए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे और साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया कि ये इस तरीके से बना होता है, ये इस तरीके से बना होता है, ठीक है ना, लेकिन उनमें से हम इसमें दो पढ़ने जा रहे हैं, दो साइंटिस्ट, इसमें से दो स्ट्रक्चर बताया जाएगा। फर्स्ट हमारा इसमें है यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, हम फर्स्ट देखने जा रहे हैं यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यानी कि किस तरीके से बना होता है उसको यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसको यूनिट मेम्ब्रेन कहा गया है। ये बात यूनिट मेम्ब्रेन का जो ये मत दिया गया है, जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जे डेविड रॉबर्टसन, ठीक है। जे डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में इन्होंने बताया कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये बनता कैसे है ना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और उसी को इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा, ठीक है ना, कि जो मॉडल है ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। अब इन्होंने बताया क्या, इन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से बड़े रूप में देखें तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये इसमें ऊपर इसमें क्या होते हैं, इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये इसमें ऊपर ये प्रोटीन होता है, और इसी मेम्ब्रेन को जब इसको हम थिक रूप में देख रहे हैं, ठीक है ना, इसी को हमने पहले से थिक कर लिया, इतना ये मोटा हमको दिख रहा है, ठीक है। अब उसी का स्ट्रक्चरल देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, तो इसमें ऊपर का जो लेयर होगा ये प्रोटीन का लेयर होगा, इसमें नीचे भी जो लेयर होगा ये भी
प्रोटीन का लेयर होगा, ठीक है ना, ऊपर भी प्रोटीन का लेयर है और नीचे भी इसमें प्रोटीन का लेयर होगा। बीच में जो होंगे इसमें मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये फॉस्फोलिपिड के, इस तरीके से फॉस्फोलिपिड के इसमें मॉलिक्यूल्स नीचे नीचे होते हैं, ठीक है ना, बीच बीच में ये इस तरीके से इसमें फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई दीवार है, वो दीवार अगर हम देखें कि किस तरीके से इसमें ईंटें लगे हुए हैं, कैसे सीमेंट लगा हुआ है, कैसे बना हुआ है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो वो हमको कैसा दिखाई देगा। कुछ इसी तरीके से इस मेम्ब्रेन के बारे में भी, कि मेम्ब्रेन को अंदर से देखें तो कैसा दिखाई देगा, ये बात बता रहा है। कौन बता रहे हैं? ये जे डेविड रॉबर्टसन। जे डेविड रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। इनके अकॉर्डिंग ये सेल मेम्ब्रेन जो है इस तरीके का होता है। इसमें ऊपर और ये है ना, ये जो दो लेयर है, ये क्या बताया इन्होंने कि ये जो होता है ये प्रोटीन का लेयर है, ठीक है। दो लेयर इसमें प्रोटीन का होता है, प्रोटीन लेयर, ठीक है। और ये बीच में जो हमारे लेयर हैं, ये इन्होंने बताया कि ये फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर होते हैं। ये दोनों लेयर जो है ये फॉस्फोलिपिड का लेयर है, फॉस्फोलिपिड। इन्होंने बताया कि ये दो लेयर फॉस्फोलिपिड है और दो लेयर, देखिए एक ये वाला लेयर हमारा जा रहा है और ये एक लेयर ये है। ये दो लेयर को हम बोलते हैं बाई, ठीक है ना। बाई मतलब होता है दो, तो बाई फॉस्फोलिपिड का यहाँ पर ये लेयर है, ठीक है। बाई फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर यहाँ पे ये पाया जाएगा। अब इन्होंने बताया कि ऊपर इसमें प्रोटीन से बना होता है लेयर, नीचे प्रोटीन से बना होता है, बीच में फॉस्फोलिपिड होता है। अब आप फॉस्फोलिपिड का जरा स्ट्रक्चर देखिए। फॉस्फोलिपिड को आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, कि एक ये जैसे लग रहा है कोई एक इंसान है, ऐसा ही लग रहा है ना, कि इसका सिर है और इस तरीके से सीधे दो पैर दिखाए गए हैं। तो फॉस्फोलिपिड के को इस तरीके से बनाने के पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों ऐसे बनाया गया है। जो इसका ये हेड है, ठीक है ना, हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और जो टेल है ये होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का, ठीक है। हेड हाइड्रोफिलिक नेचर का और टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। फिलिक मीन्स होता है बच्चों लविंग, लविंग, और फोबिक मीन्स होता है हेटिंग, ठीक है। फिलिक मीन्स लविंग और फोबिक मीन्स हेटिंग। ये वर्ड आपको हर जगह आएगा, ठीक है ना। अभी इस वर्ड को आप समझ जाइए, ये साइंस में बार बार वर्ड आएंगे आपके, फिलिक और फोबिक। फिलिक मतलब लविंग होगा, फोबिक मतलब हेटिंग होगा। लेकिन लविंग किसके प्रति है ना, तो आगे जो ये वर्ड है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब यहाँ पर हो गया वाटर से, H2O, ठीक है। अब ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं ना, मतलब यहाँ पर तो कहने का मतलब ये है कि वाटर के प्रति ये हेड जो है ये वाटर के प्रति क्या है, लविंग है। तो वाटर को हाइड्रो कह दिया और लविंग को कह दिया फिलिक, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक। अगर वाटर के जहाँ पे कुछ और हम लेते हैं तो यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। जो भी चीज़ हम लेंगे वो और उसके बाद फिलिक हो जाएगा। और यहाँ पर है हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर के प्रति हेटिंग है। अब हेटिंग और लविंग का ये हुआ कि यदि यहाँ पर पानी है, ठीक है ना, मान लीजिए ये वाटर, ये पानी है यहाँ पर, और इसको अगर हम फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स को, कई मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे छोड़ दें तो हम क्या देखेंगे कि सारे मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाता है। ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि हेड जो है, अब ये जो हेड है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये पानी की तरफ रहना चाहेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये वाटर की तरफ रहना चाहेगा, लविंग है। और जो ये टेल है ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि ये क्या होंगे, ये दूर भागना चाहेंगे। तो इस तरीके से ये जो है वाटर से दूर भागेंगे। तो इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो जाता है, चारों तरफ वाटर के इस तरीके से ये अरेंज हो जाते हैं। तो इसलिए इसको इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ये हाइड्रोफिलिक हो गया, ये हाइड्रोफोबिक हो गया, ओके। उसके बाद इनकी थिकनेस, अगर हम थिकनेस देखें तो ये जो होता है प्रोटीन का लेयर, ये 20 एंगस्ट्रॉन इसकी थिकनेस होती है। नीचे वाला जो है उसकी भी थिकनेस होती है 20 एंगस्ट्रॉन। ये जो बीच का हमारा लेयर है, बाय लेयर, फॉस्फोलिपिड का बाय लेयर, इसका जो थिकनेस होता है ये होता है 35 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना, 35 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन क्या होता है, एक छोटी यूनिट होती है। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है।
1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉन में ही यूनिट बताई जाएगी, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का मतलब माइक्रोस्कोप से भी हमको दिखाई नहीं देता है ना, बहुत छोटी चीज़ें हैं ये, बहुत बारीकी से और काफ़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाता है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा, और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है ना। दिया किसने दिया है इसको? जे डेविड रॉबर्टसन ने बताया कि कुछ इस तरीके से ये होता है। ओके, अब इसका एक और नाम है, इसको हम दूसरा क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं प्रोटीन, चूंकि ये प्रोटीन का लेयर है ना, प्रोटीन। फिर इसको ये हमारा क्या है? ये हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड, फिर हमारा ये फॉस्फोलिपिड, फिर हमारा ये प्रोटीन। तो प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन लेयर, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, या मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन मेम्ब्रेन, या फिर इसी को हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। दोनों इसको पूरे को यूनिट मेम्ब्रेन की ऐसी ही सारी चीज़ें बनी होती हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ये जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जे डेविड रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरा, 2 ही मॉडल इसमें दिए गए हैं। सेकेंड जो हमारा मॉडल है, सेकेंड मॉडल की हम बात करते हैं। सेकेंड मॉडल जो बच्चों है हमारा, ये है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। सेकेंड मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। ये मॉडल किसने दिया? ये सिंगर और निकोलसन, ठीक है ना। ये दिया है किसने? सिंगर ने एंड निकोलसन ने, सिंगर और निकोलसन, ठीक है। इन्होंने ये मॉडल दिया है, कब दिया है इन्होंने? 1972 में ये मॉडल दिया है। ये क्या बताते हैं? इनके अकॉर्डिंग किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उन्होंने बताया कि फॉस्फोलिपिड का बना होता है, इन्होंने भी बताया कि हाँ बिल्कुल सही वैसे ही बना होता है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने कुछ अलग बताया, कुछ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया। इन्होंने बोला कि बिल्कुल सही है ये, कि ये जो है इस तरीके का लेयर फॉस्फोलिपिड के लेयर्स पाए जाते हैं। सही है ये बात, जैसा कि पहले मॉडल बताया गया है। ओके, इस तरीके से हमारे बाय लेयर फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। यहाँ भी हम नीचे की साइड में बना देंगे। ठीक है, ये है ना बायलेयर से पाया था। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ। चेंजेस क्या हुआ? 2 चेंजेस हुआ। उसमें बताया गया था कि ऊपर के साइड में प्रोटीन लेयर और नीचे के साइड में प्रोटीन लेयर होता है। यहाँ बताया गया कि ऊपर के साइड में भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, नीचे के साइड में भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। सही, ठीक है। तो चेंज क्या हुआ इसमें? चेंज ये हुआ कि इसमें बताया गया कि कुछ इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बीच बीच में, यानी कि जो हमारा फॉस्फोलिपिड का ये लेयर है, ठीक है ना, इस तरीके से थोड़ा इसको और बड़े में दिखा दीजिए। ये जो हमारा फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर जो होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। जो इसमें हमारा ये फॉस्फोलिपिड का लेयर होता है, इनके बीच में, ठीक है ना, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स आप हटा दीजिए, तो यहाँ पर भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ बीच बीच में भी पाए जाएंगे। ये हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हो गए। ऊपर और नीचे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये पहले में भी बताया गया था कि फर्स्ट लेयर और लास्ट लेयर हमारा प्रोटीन का होता है, ये बताया गया इसमें भी। इसके अलावा बताया गया कि इसमें इन जो हमारे ये फॉस्फोलिपिड हैं उनके बीच बीच में भी यहाँ पर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो इसमें ये फर्स्ट चीज़ एंट्री की गई एक अलग से। और जो हमारे ऊपर वाले जो प्रोटीन होंगे और जो नीचे वाले प्रोटीन होंगे, इनको हम बोलेंगे पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है ना। इनका नाम होगा पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन इनको कहा जाएगा क्योंकि ये चारों तरफ मतलब कवर किए हुए हैं ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। और जो प्रोटीन इन फॉस्फोलिपिड्स के बीच बीच में जो धसे हुए हैं, इनको इसमें नाम दिया गया इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। तो अब प्रोटीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कि जो अंदर प्रोटीन धसे होते हैं उनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और जो बाहर कवर रहते हैं दोनों साइड में उसको बोला जाएगा पेरीफेरल प्रोटीन। तो ये फर्स्ट चेंजेस किया गया, ठीक है। एक्चुअल में 3 चेंजेस किए गए हैं ना। और सेकंड चेंजेस क्या किया गया इसमें कि ये जो हमारा प्रोटीन का लेयर होता है,
ठीक है। इसके साथ यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स और लिपिड के मॉलिक्यूल्स भी जुड़े होते हैं इन प्रोटीन से, ठीक है। तो जो ये इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज भी और लिपिड भी, है ना। ग्लूकोज और लिपिड दोनों के मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ जुड़े होते हैं। तो ग्लूकोज के लिए हम बोलेंगे ग्लाइको, ठीक है, और लिपिड के लिए बोलेंगे लिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल्स भी बाहर वाले प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं। उसमें बताया गया कि केवल फॉस्फोलिपिड पाया जाता है ना, फॉस्फोलिपिड। तो इसमें बताया गया फॉस्फोलिपिड तो पाया ही जाता है, लेकिन जो बाहर बाहर वाले प्रोटीन हैं इनके साथ ग्लूकोज भी पाया जाता है ना। ग्लूकोज की इसमें एंट्री हुई कि ग्लूकोज और लिपिड भी आपस में जुड़ करके और बाहर बाहर इनके साथ जुड़े होते हैं, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है। कहीं जुड़े होंगे, कहीं नहीं जुड़े होंगे, प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, दिखेंगे हमको, ठीक है। ये हमारा दूसरा चेंजेस हो गया। तीसरा चेंजेस इसमें क्या बताया गया कि इसमें ये जो हमारे फॉस्फोलिपिड का लेयर है, ठीक है, यहाँ बीच बीच में इसमें कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, है ना। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये भी एक फैट का ही एक टाइप होता है ना। तो फैट यानी कि लिपिड का ही एक टाइप होता है कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स को भी इसमें एंट्री देखा गया। इसमें कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल, सब जगह तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर इसमें कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स को भी देखा गया, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, है ना, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स, ओके। तो इस तरीके का इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। ये मैंने रफली समझाने के हिसाब से बताया है, आप इसको फेयर बना लीजिएगा या फिर मैं इसका और आप लोगों को फेयर स्ट्रक्चर दे दूंगी। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है वो किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया। इन्होंने भी बताया बिल्कुल वैसे ही कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना, उसमें था कि उसमें पहले वाले में बताया गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में कि केवल फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बना होता है। इसमें बताया गया है कि फॉस्फोलिपिड प्रोटीन के अलावा इसमें ग्लूकोज भी पाए जाते हैं। प्रोटीन भी इसमें 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, एक पेरीफेरल प्रोटीन, दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन, और तीसरी इसमें एंट्री होती है कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है और देखेंगे जब हम बाहर से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका जब हम 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि कुछ वहाँ पे मोज़ेक है ना, जो फर्श पे मोज़ेक होता है ना, बिल्कुल हमको मोज़ेक की तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि लिक्विड कंडीशन में होता है। तो इस वजह से इसका एक ऐसा लगेगा कि मोज़ेक है जो कि ऐसे तैर रहा हो, तो इसका नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो ये हमने आज देख लिया स्ट्रक्चर मॉडल, 2 मॉडल इसमें दिए गए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 8, उसमें हम देखेंगे कि इसका ये जो हमने देखा है प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इनके काम के बारे में हम स्टडी करेंगे पार्ट 7 में। और ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा उसका मैं इन दोनों स्ट्रक्चर का मैं आपको फेयर स्ट्रक्चर दे दूँगी, ओके स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए, ओके।